करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिः देवै सदा वन्दिता सा नः पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लांक ब्रह्मचार्य परमाधि जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारणं प्रमदया हस्ते वरदासने समस्थिता वन्दे तां परमेश्वरं भगवती गुरुर्विष्णुशेषप्रभाव्यापहा हस्ते भगवती माता जाती पार्वती पिता महादेवा एकदंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सुर मूसे की सवारी एकदंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डूअन का भोग लगे संत करे से
लाइट के लिए काम करवाया, ये सब। अमर पाटिल जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन कुमार जी कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे रोड पाली में इतने सारे काम किए हैं कि थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालना ही चाहिए। आप बैठें प्लीज, आप अपना स्थान ग्रहण करें वहाँ पे। अभी आगे में राजू जी के बारे में क्या कहें, सूरज को कौन दिया दिखा सकता है, बहुत ही हमेशा सबके काम आने वाले और सबके साथ में खड़े मिलते हैं। कभी भी कोई भी काम हो, आधी रात को भी हमारा फोन उठा के कोई भी काम करवा के दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजा। मंगेश जी इनको शॉल और पुष्प पुष्प देकर इनका स्वागत कर रहे हैं। चलेगा एक साथ मैडम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए परमिला ताई जी का और रवि पाटिल जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। और ये बहुत ही हसीन शाम का सिलसिला अभी शुरू होने जा रहा है, क्योंकि हमारे जो जाने माने हास्य कवि कलाकार हैं वो आ चुके हैं, वो स्टेज की तरफ आहिस्ता। साथ में घनश्याम अग्रवाल जी हैं, गीतेश गीते जी भी आए हैं। और ये सब हमको आज इतना हंसाएंगे, आज लाइव हमको साक्षात इनके कुछ अनुभव, कुछ कविताएं हमें सुनने को मिलेंगी। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम न्यू बॉम्बे में बैठ के भी इनकी कविताएं को सुन पाएंगे। तो मैं टीवी पे आके बड़े बड़े नेताओं की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं कि बस लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि कोई इतना कैसे बोल सकता है किसी के बारे में। और ये जब बोलते हैं तो उनका बोलने का शैली ही अलग है। नेताजी लपेटे में इनका एक फेमस, आपने कभी देखा होगा तो एबीपी न्यूज़ पे आता था प्रोग्राम, अभी भी आ ही रहा है, नेताजी लपेटे में। किसी भी नेताजी को लपेट लेते हैं। हमारे नेताजी भी यहाँ पे कुछ बैठे हैं, लेकिन इनके बारे में हम बोल देंगे कुछ अच्छा अच्छा ही कहेंगे वो। इनके साथ में श्री घनश्याम अग्रवाल जी आए हैं अकोला से। ये भी महाराष्ट्र सरकार हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हैं। ये अकोला से आए हैं। मैं भी इनका स्वागत करता हूँ यहाँ पे आने के लिए, पधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गीतेश गीते जी, श्री गीतेश गीत जी भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित, संचालन संयोजन, ये मुंबई से आए हैं। इनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं न्यू बॉम्बे में पधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम इनको स्टेज पे बुलाएंगे। और अभी सबसे जिनका हमें इंतजार था, श्री सुरेंद्र शर्मा जी, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं और हास्य के बारे में जो उनकी जो एक लाइनें हैं, 4 लाइनें सुना रही हूँ, वो बातें सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। तो वो भी आ गए हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पधारने वाले हैं पंडाल में, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो तब तक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आएँ स्टेज पे, आके अपना स्थान ग्रहण करें और हम माइक आपको देके हम भी आपकी कविताएं और चुटकुले सुनने के लिए बहुत ही बेकरार हैं। लोकल हुआ है एक, हाँ, उसको बुला ले, वो शुरू में वो कर। कौन है लोकल? हमने बोल दिया हमारे एक यहाँ से लोकल कलाकार हैं हरजी राम जी। हरजी राम जी आप आए स्टेज पे। आप राजस्थान से हैं, आप भी आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनको आप लोगों का न्यू बॉम्बे पधारने पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हैं? मेरा नाम संजय डागर है। नमस्कार। हेलो, आवाज आपको आ रही है? बराबर आ रही है। चलो ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं कि धोती कुर्ता और साफा हमारी पहचान है। धोती कुर्ता और साफा हमारी पहचान है। आज आपके सामने खड़ा ये रंगीला राजस्थान है। मैं बिना किसी भूमिका के अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं कि इतना अच्छा माहौल देखकर मेरे अंदर भी कविता के भाव जागे। इतना बढ़िया माहौल देखकर मेरे अंदर भी कविता के भाव जागे। आदेश मिलते ही खड़े हो गए हम आपके आगे। और अब बहेगी खूब ज्ञान की सरिता, क्योंकि मैं आ गया हूं अभी। अब बहेगी खूब ज्ञान की सरिता, ध्यान से सुनना, मैं सुनाता हूं आपको हंसी की छोटी सी कविता। कविता का शीर्षक है मेरी तो शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या स्थिति होती है साहब, सुनिएगा।
कि बुरा फंस गया मैं तो यार मेरी तो शादी हो गई, कि बुरा फंस गया मैं तो यार मेरी तो शादी हो गई, अरे शादी हो गई मेरी तो बर्बादी हो गई रे, बुरा फंस गया मैं तो यार मेरी तो शादी हो गई, अरे टून टून जैसी रे पत्नी मिल गई उसके फूगे जैसे गाल, कि टून टून जैसी रे पत्नी मिल गई उसके होठ गुलाबी लाल, और ठोक ठोक ने उसने मेरा किया रे बुरा हाल, बुरा फंस गया मैं तो यार मेरी तो शादी हो गई, अरे सास ससुर जी ताना रे देते और देती मेरी साली, कि सास ससुर जी ताना रे देते और देती मेरी साली, और बड़ी रे बड़ी और बड़ी रे बड़ी आँखियाँ दिखाती घर वाली, बुरा फंस गया मैं तो यार मेरी तो शादी हो गई। आपको अगर कविता का आनंद ना हो तो तालियों की गिड़गिड़ाहट से मुझे आशीर्वाद है कि सुंदर जैसा साला मिल गया। सुंदरलाल को आप सभी जो जानते ही हैं, जेठालाल का साला सुंदरलाल, और सुंदरलाल की हरकतों से ज्यादा परेशान है जेठालाल, तो मैं जेठालाल के मन की सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुंदर जैसा साला मिल गया टेंशन की हो गई बीमारी, कि सुंदर जैसा साला मिल गया टेंशन की हो गई बीमारी, अरे रोकड़ा हाँ ले ले, अरे टैक्सी का भाड़ा दे दे, अरे रोकड़ा हाँ ले ले कर दी मेरी रे बर्बादी, बुरा फंस गया मैं तो यार मेरी तो शादी हो गई। और पंक्तियां सुनिएगा साहब कि बर्तन मुझसे धुलवाती ने कहते बनाइए रोटी सागी, कि झाड़ू मुझसे लगवाती ने कहते बनाइए रोटी सागी, और सोफा ऊपर बैठ बैठ कर, अरे वो तो सोफा ऊपर सो सो कर खाती खीर पूड़ी और भात, बुरा फंस गया मैं तो यार मेरी तो शादी हो गई, कि रूखी सूखी मुझे खिलाती वो खाती ताजा माल, कि बचा कुचा मुझे खिलाती वो खाती ताजा माल, और थोड़ा सा कहने पर, अरे उसको थोड़ा सा कहने पर घर में मचाती धमाल, बुरा फंस गया मैं तो यार मेरी तो शादी हो गई, अरे दिन दिन पतला होता जब वो खींचे मेरी खाल, कि दिन दिन पतला होता जब वो खींचे मेरी खाल, और दिन दिन मोटी होती जावे, अरे वो तो दिन दिन तगड़ी होती जावे, देखो उसका रे कमाल, बुरा फंस गया मैं तो यार मेरी तो शादी हो गई। और क्या होता साहब कि खून मेरा पीपी टमाटर जैसी हो गई लाल, कि खून मेरा पीपी टमाटर जैसी हो गई लाल, और बकरा मुझे समझकर, अरे बकरा मुझे समझकर करती बुरी रे हलाल, बुरा फंस गया मैं तो यार मेरी तो शादी हो गई, कि शादी के पहले मैं शेर था अब हो गया बिल्ली। हर आदमी की यही स्थिति होती है साहब कि शादी के पहले वो आजाद पंछी की तरह होता है, और शादी होने के बाद वो पिंजरे में कैद पंछी की तरह उसकी स्थिति होती है, उसकी हालत होती है। तब जाके मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि शादी के पहले मैं शेर था अब हो गया बिल्ली, कि शादी के पहले मैं शेर था अब हो गया बिल्ली, अरे फूट गए नसीब मेरे, अरे फूट गए नसीब मेरे, किधर से ऐसी लुगाई रे मिली, बुरा फंस गया मैं तो यार मेरी तो शादी हो गई। और क्या होता साहब कि शादी ऐसी चीज है जो नहीं करे पछतावे, कि शादी ऐसी चीज है जिसकी नहीं होवे पछतावे, और शादी करने वाले को, और शादी करने वाले को तो वो एक उंगली ऊपर जिंदगी भर न चावे, बुरा फंस गया मैं तो यार मेरी तो शादी हो गई। और अगर आपको कविता का आनंद ना होगा तो जोरदार ताली के गड़गड़ाहट से मुझे आदेश दें। मजा आ गया तो मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं कि शादी को यूं ही मजाक बनाया मत करो, शादी को यूं ही मजाक बनाया मत करो, ये जन्मों जन्म का है रिश्ता, इसे हंसी खुशी से निभाया करो, और मिल जाए किसी के नसीब में अगर काला गुलाब जामुन, मिल जाए किसी के नसीब में अगर काला गुलाब जामुन तो उसे रसगुल्ला समझ के खाया करो, पर शादी को यूं ही मजाक बनाया मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका आदेश हो तो एक कविता और सुनाऊं। आदेश है, इस तरह ने ताली की गड़गड़ाहट से मुझे बताएं कि मैं और एक कविता पढ़ूं। के साहब इनके अंकल की तरफ देखिएगा, सिर पे बाल हाल नहीं, जो उनके अंकल की तरफ देखिएगा
और मेरे जैसे युवाओं को देखकर उनको भी अपनी जवानी याद आती है। और वो क्या कहते हैं सुनेगा कि ढल गई जवानी रे मेरी अब गया रे बचपन, कि ढल गई जवानी रे मेरी अब गया रे बचपन, अरे बाल सारे उड़ गए उम्र हो गए 55, ढल गई जवानी के काले घने बालों पर हम खूब इतराते थे, के काले घने बालों पर हम खूब इतराते थे, वहीं आज खेल का मैदान हो गया, ढल गई जवानी के गोरे गोरे चिकने चिकने क्या मस्त गाल थे मेरे, के गोरे गोरे चिकने चिकने क्या मस्त गाल थे मेरे, वहीं आज पिलपिला जैसे कोई आम हो गया, ढल गई जवानी के फौला जैसा तन था मेरा, के फौला जैसा तन था मेरा अब ये कंगाल ढांचा हो गया, अरे बचपन का यार तुम्हारा चुपका चाचा बन गया, ढल गई जवानी। इस तरह ताली की गिरगड़ आप ताली बजाते रहिए, आपको आनंद आता हो तो ताली की गिरगड़ में, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, हाँ तभी मेरे को भी मजा आए कि मैं हाँ। तो और क्या होता है साहब, जब युवा होता है तो उसे मूंछ आने लगती है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है और उनको अपने आप को गर्व महसूस होता है। तो मैं 4 पंक्तियां मस्ती की पढ़ता हूं, सुनेगा कि मूंछों पर तान देकर खूब फूलते थे हम, कि मूंछों पर तान देकर खूब फूलते थे हम, और लड़कियों के पीछे दिन भर घूमते थे हम, ढल गई जवानी मेरी गैर बचपन, अरे दांत सारे गिर गए उम्र हो गई 55, ढल गई जवानी। और क्या साहब, जब वो ये स्थिति में आईने के सामने जाता है तो उनको बचपन की सारे वो आईना उनको बचपन की सारी यादें उनको याद दिलाता है। वो आईना क्या कहता है कि जब तुम युवान थे तो मेरे सामने आकर के बालों को कभी इधर बालों को कभी इधर और स्टाइल मारते थे मेरे सामने, कभी ऐसे करते थे कभी ऐसे करते थे, अभी आपकी हालत क्या हो गई। तो आईना क्या कहता है सुनेगा कि आईना देख मुझको खूब शर्माता है, आईना देख मुझको खूब शर्माता है, और बचपन की शरारत सारी वो याद दिलाता है, ढल गई जवानी मेरी गैर बचपन, अरे बाल सारे पक गए उम्र हो गए 55, ढल गई जवानी। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उनकी कमर झुकने लगती है। तो कमर क्यों झुकती है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आपको आनंद आ गया तो तालियों की गिड़गिड़ाहट से मुझे बताएं कि ढूंढे ढूंढे देख के ढूंढे ढूंढे देख के ढूंढे ढूंढे देख आज मेरी कमर झुक गई, अरे ढूंढे रही है मेरी वो जवानी किधर गई, ढल गई जवानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मैं राजेंद्र साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे मंच पर आने का मौका दिया। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत अभी मैं बीच में एक बात फिर आपको बोल देता हूं कि आज की जो ये हसीन शाम समी है, जो समा बांध रहे हैं हमारे इतने बुजुर्ग और इतने सीनियर, और एक अंतर्राष्ट्रीय छवि जिनकी है हास्य कविताई में, जिनके बारे में अगर हम तारीफ करने जाएं तो सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाएगी। फिर भी मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों को या आपके जो प्यारे मित्र हैं उनको बुलाएं कि भाई यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जिसके लिए कोई पास या टिकट की व्यवस्था नहीं है। आप लोग आएँ और आके प्रोग्राम का एंजॉय लें, ये बहुत ही यादगार प्रोग्राम होने जा रहा है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे श्री रवि रश्मि जी, जो रजनी जी, हाँ रजनी जी, जो सरस्वती वंदना से प्रोग्राम की शुरुआत करेंगी, जोरदार तालियों के साथ रवि रश्मि जी। संचालन नहीं करने दो भाई, यहाँ कर नहीं ये नहीं करो, वो एक फ्रेम में आ जाएगा, फ्रेम में आ जाएगा सर, वो बाहर जा रहा है। अच्छा जी, ये लो गीतेश जी अभी होस्ट कर रहे हैं। हाँ जी कर लेंगे सर।
गीतेश गीते जी अभी आगे का कार्यक्रम आगे के प्रोग्राम का जो संचालन है मैं गीतेश गीते जी के हैंड ओवर कर रहा हूं माइक। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। न्यू बॉम्बे में पहली बार हम बहुत इनका यहाँ पे स्वागत करते हैं और बहुत ही जाने माने ये हास्य कवि हैं, तो प्लीज आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आप सभी घर से निकाले गए लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, कार्यक्रम पहले, क्योंकि मैं भी घर से ही निकाला गया हूँ, तभी हम कविता पाठ कर पाते हैं। दूसरी ये बात है दोस्तों कि मैं 1-2 मिनट में एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी, राजेंद्र शर्मा जी, सॉरी, आरएसएस के कार्यक्रम में मैं इनवाइट था, वहीं इनसे भेंट हुई और मैंने इच्छा जाहिर की कि भैया यहाँ कवि सम्मेलन की प्रथा नहीं है, शुरू की जाए। तो बोला ठीक है गीतेश जी आप आइए मेरे ऑफिस में। मैं गया तो बोला कितना पैसा लगेगा? मैंने बोला 50-60 हज़ार रुपया। तो बोला नहीं करना है तो फिर ढंग से कीजिए, घी थाली में नहीं तो नाली में। उन्होंने बहुत बड़ा मन करके इतना बड़ा स्टेज सजाया है और इसमें जो कार्य किया गया है वो हमारे कुमार विद्यानंद जी है और दूसरे हमारे मंगेश जी है। इन बच्चों ने ये बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों। और मैं तो खैर कवि सम्मेलन का, अपने कवि परिवार का व्यक्ति हूँ, तो इन सभी के लिए, इन तीनों के लिए जोरदार तालियां एक बार दिल से बजा दीजिएगा। शर्मा जी ने कहा कि कोरोना के बाद लोग समय में हैं, इनको हंसाना है, टेंशन फ्री करना है, इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम सजाया है दोस्तों। तो आइए मैं इस बात से शुरुआत करता हूँ कि इंदौर में कवि सम्मेलन सबसे पहले मैं हमारी मुख्य अतिथि कहो या हमारी मुख्य कवित्री कहो या मुख्य नारी स्वर कहो, रजनी जी को आवाज देना चाहता हूं दोस्तों। देश की बहुत बड़ी प्रख्यात कवित्री है, बहुत अच्छी गीतकार है और आप देख रहे हैं उन्हें। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो मां सरस्वती की वंदना प्रारंभ करें। बेटा वंदन करती हूँ। जैसा कि मुझे देश के बड़े गीतकार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि होते हैं, आदरणीय गीतेश गीत जी ने आदेशित किया है कि मैं माँ शारदे की वंदना करूं। माँ शारदे की वंदना करके हम इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। और अभी आप सबको संबोधित करते हुए आदरणीय गीतेश जी ने कहा कि आप सबको घर से निकाला गया है और अब घर से निकाले गए व्यक्तियों को हम अपने हृदय में बसाने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। आपका प्यार मिलेगा, आपकी तालियां मिलेंगी, तो यकीन मानिए ये कार्यक्रम सफलता की वो ऊंचाइयां प्राप्त करेगा कि साल में एक क्या हो सकता है, साल में 3 कार्यक्रम बन जाएं। क्या बात है बेटा, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। जिंदगी क्या है, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी जीना है बेकार, कि टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी। अच्छा, मैं आप सभी को पूरी दिख रही हूँ ना? नहीं, पहली बार क्या है ना कि हमको आधा ढक दिया गया, हम बैठे हुए भी हमारी सिर्फ गर्दन नजर आ रही है। तो जितना आपको हम दिख पा रहे हैं उतना आप हम सभी को झेलिए। बाकी हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुंचती हुई आपको अंदर तक झकझोर देगी। कहीं प्रेम की बात करूंगी, कहीं देश प्रेम की बात कहूंगी। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ कि टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी जीना है बेकार, हर पल तुम खुलकर जियो तो जीना हो साकार, और क्या तेरा क्या मेरा जग में कैसी हाहाकार। अरे क्या तेरा क्या मेरा जग में कैसी हाहाकार, 2 पल की है जिंदगी बांटो जग में प्यार। बहुत अच्छा, बहुत 2 अच्छा, पल बहुत की है अच्छा, जिंदगी बहुत अच्छा, बहुत बांटो जग में प्यार। मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय राजेंद्र जी का, आदरणीय विद्यानंद जी का, आदरणीय मंगेश जी का, जिन्होंने ये कार्यक्रम को सजाया। और मुझे इस कार्यक्रम के मुख्य भूमिका में मुझे
आप सभी के बीच ला करके उपस्थित कर दिया। मैं माँ शारदा की वंदना करती हूँ, उससे पहले घनाक्षरी छंद माँ शारदा के चरणों में रखती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सभी का मन मिले, आप सभी का साथ मिले। सुनिएगा। मेरे स्वर गीत में हो भाव, मेरे प्रीत में हो मातु शारदे, मुझे तू ऐसा वरदान दे। मेरे स्वर गीत में हो भाव, मेरे प्रीत में हो मातु शारदे, मुझे तू ऐसा वरदान दे। असभ्य न पढ़ूं कभी, असभ्य न गढ़ूं कभी, दे अपना आशीष संस्कार वाला ज्ञान दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि कलम की लाज रखूं, कविता की साज रखूं, और सत्य कहने की मुझको जुबान दे। बड़े संसार में हूँ छोटी तेरी बिटिया माँ, बड़े संसार में हूँ छोटी तेरी बिटिया माँ, करे सब स्नेह मुझे ऐसी पहचान दे। वाह, 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 करे वाह, वाह। सब स्नेह मुझे ऐसी, हमें आंतड़ियों से बोलना पड़ रहा है। आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। वॉल्यूम बढ़ाओ बेटा प्लीज। हम दिल देने यहाँ पर आए हैं, पता चला हम फेफड़े दे के चले जाएं। क्या बात है भाई, क्या बात है। और बढ़ाइए वॉल्यूम प्लीज। सुनिएगा, क्या मुस्कुराते हैं आप सभी। और सबसे बड़ी बात है घर वाले साथ में तब भी मुस्कुरा रहे हैं। सुनेगा, सुनेगा तो तालियों का मुस्कुरा जी, सुनेगा। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूं वंदना तेरी। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूं वंदना तेरी। तू अपनी करुणा हम पर रखना, यही प्रार्थना मेरी। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूं वंदना तेरी। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूं वंदना तेरी। मेरे टूटे शब्दों की ये पंक्ति माँ तू ही सजा दे। मेरे टूटे शब्दों की ये पंक्ति माँ तू ही सजा दे। दया करो वीणा की देवी, कुछ ज्ञान मुझे भी सिखा दे। दया करो वीणा की देवी, कुछ ज्ञान मुझे भी सिखा दे। मैं तेरे कलम की लाज रखूं, ना थके कभी ये हथेली। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूं वंदना तेरी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सत्य सरल जीवन का रंग रूप न खोने पाए, ऐसे सुंदर भारत का स्वरूप न खोने पाए। ये सत्य सरल जीवन का रंग रूप न खोने पाए, ऐसे सुंदर भारत का स्वरूप न खोने पाए। रहे संस्कार के आंचल की छाया सब पर माँ तेरी। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूं वंदना तेरी। ओ माँ शारदे मेरी, मैं करूं वंदना तेरी। ओ माँ शारदे मेरी, बहुत जोरदार स्वागत कीजिए दोस्तों तालियों से। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छी माँ शारदे की आरती प्रस्तुत की। लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो सकती है। इंदौर कवि सम्मेलन में मेरा नंबर, वहाँ पे 15-16 कवि थे मंच पर, तो 12:30 बजे रात में मेरा नंबर आया कविता पाठ के लिए। 4-5 लोग लठ लेके पब्लिक के आसपास घूम रहे थे। मैं घबराया, मैंने लगा कहीं मैंने कहीं कोई गलत बात तो नहीं कर दी। मैंने लगा भाई साहब मैं कविता पाठ करूं कि नहीं।
बोला भाई साहब आप तो कविता पढ़िए, आपकी कोई गलती नहीं है, हम तो उनको ढूंढ रहे हैं जिनने आपको यहां लाया है। तो शर्मा जी आपके सामने ही घूम रहे हैं, कुमार विद्यानंद जी है और महेश जी है और शर्मा जी है। ये जो आपका समय बर्बाद हो रहा है, यही लोग उसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं शर्मा जी उद्योगपति है, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े हैं। तो इन्होंने, अब वो बोल रहे पीछे से ऐसा कुछ नहीं क्योंकि इनकम टैक्स वाले ना आ जाएं, डर सबको लगता पैसे, हमको क्या फर्क पड़ता है, रेड हमारे यहाँ कभी हुई नहीं साहब। तो एक दिन शर्मा जी ने बहुत बिजी थे अपने ऑफिस में, बोला दरबान से बोला किसी को अंदर मत आने देना। बोला जी साहब किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। भाग्य से कहिए दुर्भाग्य से कहिए उस दिन मिसेस शर्मा जी ऑफिस पहुंच गई तो दरबान ने रोका, बोला बहन जी आप अंदर नहीं जा सकती, साहब का आदेश है। बोला क्या बात करता है, अरे मैं उनकी पत्नी हूं। बोला बहन जी यहां तो जो भी आती वो यही कहती है। मतलब आप लोगों को मजा इसलिए आया कि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई है, ऐसा लग रहा है मुझको। तो दोस्तों जिंदगी में बहुत सारी बातें घट जाती है। अभी मैं ही घर से निकला तैयार होके, तो जैसे मैं घर से बाहर आया सामने कचरे वाले को पाया तो मैंने अपनी पत्नी से फरमाया, मैंने गौर फरमाओ नौकरानी के हाथ कचरा बाहर भिजवाओ। बोला कचरा तो खुद ही कभी संभल में जा रहा है। तो आपने बहुत हमारे सम्मान किया, लेकिन घर में अपनी कोई इज्जत है नहीं साहब। और मुझे ये बताओ ईमानदारी से, आपकी घर में इज्जत है क्या? आइए दोस्तों, समय हमारे पास कम है पुलिस की परमिशन को देखते हुए, और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच के दिग्गज कवि विश्व प्रसिद्ध हमारे प्रताप फौजदार जी, भाई घनश्याम अग्रवाल जी, भाई सुरेंद्र जी अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा वो आ चुके हैं, रुके भी हैं हमारे घर में, आ जाएंगे क्योंकि उनका नंबर लास्ट में आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरी उम्र है 75 साल, घनश्याम भाई की उम्र है 80 साल, और प्रताप भाई तो मेरे ख्याल से 20-22 में होंगे। नहीं 21.5 का हो गया। 21.5 बोल रहे साहब, कोई लड़की हो शादी की तो बताना। और सबसे बड़ी बात आज ये खुशी की ये है कि ये मेरा साला है। तो मैंने जब फोन किया कि मतलब तुझे आना है, तो बोला जीजा का किसी ने कहना टाला है क्या, मैं तो आऊंगा। रश्मि जी इनकी बहन है, सगी बहन है, तो दीदी के लिए वो आ चुके हैं। अब अगले पादान पर मैं पेश करना चाहता हूं दोस्तों, हमारे बुजुर्ग सबसे बड़े व्यंग्यकार और गीतकार और हास्यकार भाई घनश्याम अग्रवाल जी को अनेक पुरस्कारों से सरकारों से सम्मानित है, और ये मेरा भाग्य है कि मेरा ये भाई, मेरा ये बड़ा भाई आज इस कार्यक्रम में आया है। अकोला से आप सोचिए, वहाँ फ्लाइट नहीं है, ट्रेन से आए हैं आप लोगों के लिए दोस्तों, इसलिए घनश्याम भाई के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें दोस्तों। इन पंक्तियों के साथ उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। क्यों जिंदगी का सफर काटता आया हूं मैं, यूं जिंदगी का सफर काटता आया हूं मैं, और वीरानों में मैं हंसी बांटता आया हूं मैं, वीरानों में हंसी बांटने के लिए आवाज दे रहा हूं घनश्याम अग्रवाल जी। बोलिए ना बच्चा दादा, भैया मेरे मालिक। आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरी उम्र 80+ है, थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए, इन्हें तो आप अगले साल भी सुन सकते हैं।
अपने से जुड़ने के लिए एक छोटी सी कथा से अपनी बात शुरुआत करता हूँ। आप प्रबुद्ध श्रोता देखिए, पहले छोटी सी कथा 1 मिनट की। एक बहुत बड़ा संगीतकार था, वो जंगल में मृदंग बजाता था। वो जंगल में मृदंग बजाता था, इसलिए उसका मृदंग सुनने कोई नहीं आता था। लेकिन एक हिरन का बच्चा रोज वहाँ आता, उसका मृदंग सुनता, नाचता गाता उछलता था। एक दिन संगीतकार ने हिरन के बच्चे से कहा, तुम रोज मेरा मृदंग सुनने आते हो, खुश होते हो, ऐसा लगता है तुम जरूर पिछले जन्म में कोई संगीतकार रहे होंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। जरूर पिछले जन्म में कोई। और जवाब देके हिरन के बच्चे ने कहा, मैं कोई संगीतकार नहीं हूँ, और तो और मुझे ये भी पता नहीं है कि आप कौन सा बाजा बजा रहे हैं। मैं तो इसलिए रोज आता हूँ कि आपके बाजे पर जो चमड़ा मढ़ा हुआ है वो मेरी माँ का है। क्या बात है भैया, क्या बात है, वाह 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 वाह। उस पर जब भी थाप पड़ती है मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है, इसलिए चला आता हूँ। संगीत क्या होता है मैं नहीं जानता। दोस्तों, वो हिरन का बच्चा मैं हूँ। आज राजेंद्र शर्मा और नई मुंबई के आप सब लोगों को किस्ते की थाप सुनकर अकोला से यहाँ चला आया। कविता क्या होती है मैं नहीं जानता। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। साहब, मैं व्यंग का कवि हूँ। व्यंग आप समझिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। अगर आप मेरा व्यंग समझे तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे क्या पढ़ना है। एक छोटा सा व्यंग ध्यान से सुने तो आपको मजा आएगा। यहाँ मैं राजनीतिक पार्टियों का नाम लेता हूँ, मगर फिर भी किसी व्यक्ति पे नहीं, प्रवृत्ति पे व्यंग करता हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बारीक बात है। अगर अच्छी लगी तो मैं बढ़ाऊंगा। भैया स्वागत ध्यान है, से स्वागत सुनिएगा। स्वागत। होली के दिन मुझे अल्लाह दीन का चिराग मिला। मैंने उसे घिसा तो जिन प्रकट हुआ। बोला, हुक्म मेरे आका, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हुक्म मेरे आका। क्या बात है भाई। मैंने कहा तो ऐसा कर, मेरे घर से अमेरिका के व्हाइट हाउस तक एक रोड बना दे। मेरे घर से अमेरिका के व्हाइट हाउस तक एक रोड बना दे। जिन बोले का आका, काम बहुत मुश्किल है, कोई दूसरा हुक्म बताओ। तो मैंने कहा तो ऐसा कर, ये जो सामने 20-25 एमएलए घूम रहे हैं ना, उनके दिलों में जा और घुसकर मुझे बता, इनमें से कौन शिंदे गुट के हैं और कौन ठाकरे गुट के हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या प्यारा व्यंग है, वाह वाह। काम बहुत मुश्किल है आका, दूसरा हुक्म बताओ। मतलब जो 20-25 एमएलए इधर भटक रहे हैं, उनके दिलों में जा, घुसकर मुझे बता, इनमें से कौन शिंदे गुट का है और कौन ठाकरे गुट का है। 1 मिनट के बाद जिन बोला, आका रोड सिंगल बनाऊं कि डबल। जोरदार तालियां दोस्तों, क्या बात है, क्या व्यंग पढ़ रहे हैं यार, वाह 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 वाह। आपने व्यंग को समझा, मेरा हौसला बढ़ा। और 4 पंक्तियां व्यंग की मेरी पूरे देश में विख्यात है। सब व्यंग क्यों, भ्रष्टाचार क्यों नहीं समाप्त होता, इसमें मेरी 4 पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध। आप देखिएगा, विक्रम और बेताल की कथा आपको पता है। विक्रम और बेताल के माध्यम से व्यंग देखिएगा कि बेताल के सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना और मोदी सभी मौन हैं। वाह वाह। बेताल के सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना और मोदी सभी मौन हैं। जब सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तब साला भ्रष्टाचार करता कौन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और व्यंग देखिए साहब, अभी मैंने अन्ना का नाम लिया। आप प्रसिद्ध लोग जानते हैं, 15 साल पहले अन्ना ने रामलीला के मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन किया था। याद है आप लोगों को? रामलीला मैदान, उनकी टोपी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी मैं अन्नाओं की। उस वक्त जो भी आ रहा था चला दिल्ली, बोले क्या अन्ना ने बुलाया है, भ्रष्टाचार मिटाना है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे, गुफाओं में से साधु निकले, क्या बात है, हवाओं में से भूत प्रेत आए। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। क्यों? अन्ना ने बुलाया है, भ्रष्टाचार मिटा। व्यंग देखिएगा, जोश में हमारे शहर से भी 2-4 लोग गए और वापस आकर मुझसे कहने लगे, घनश्याम भाई दिल्ली में अन्ना का जादू चल गया, समझो भ्रष्टाचार मिट गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं,
हम सबने भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाई है। क्या बात है, क्या हम सबने भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाई है। मैंने उनसे कहा ये बातें मुझे बाद में बताना, पहले ये बता तत्काल तो तत्काल में बंद हो जाता, तू बिना रिजर्वेशन दिल्ली गया कैसे? तत्काल तो तत्काल में बंद हो जाता, तू बिना रिजर्वेशन दिल्ली गया कैसे भ्रष्टाचार मिटाने को? बोला कुछ नहीं यार, टीसी को 500 रुपया दिया और चला गया भ्रष्टाचार मिटाने को। क्या बात है यार, वाह वाह, टीसी को 500 दिया और चला गया भ्रष्टाचार मिटाने को। इस पर दूसरा बोला मैंने भी 500 दिए, टीसी ने पहले जेब में रख ली। मैंने भी 500 दिए, टीसी ने पहले जेब में रख लिए, फिर मेरी टोपी की तरफ देखकर बोला 500 दिए, जेब में रख लिए, फिर मेरी टोपी की तरफ देखकर बोला अरे वाह तुम भी मेरी तरह अन्ना के समर्थक हो। 500 दिए, जेब में रख लिए, टोपी की तरफ देखकर बोला अरे वाह तुम भी मेरी तरह अन्ना के समर्थक हो, बिल पास कराने जा रहे हो, अरे पहले क्यों नहीं बताया? 400 में ले चलता था। यह कहकर उसने मुझे 100 रुपया वापिस किए। वो रुपए में जेब में रखकर आराम से सपने देखते हुए दूसरे की बर्थ पे मजे से सो गया कि चलो देश का 20% भ्रष्टाचार तो एक झटके में। क्या बात है, क्या बात है। और यही अन्ना का जादू है साहब। आज भ्रष्टाचार वहीं का वहीं है और अन्ना कहीं नहीं है। ये बहुत लंबी है, मैं दूसरी सुना फ्लो वाली। नहीं बहुत लंबी है, बता रहा हूँ। और साहब एक रचना में आपको बहुत होली के माहौल के सुनाता हूँ, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी विशेषता सुनिए रचना की, बिना रचना सुने, बिना किसी बात के एक बार आप जोरदार तालियां बजा दो। अब बिना रचना सुने ताली बजाने का क्या मतलब है? मैं कहूँगा घर चल जाते, घर चल जाएंगे। आप फ्लो में बजाते हैं। फ्लो का मतलब होता हम जहाँ रहते वहाँ नहीं रहते। अभी बहुत से लोग कवि सम्मेलन भी सुन रहे हैं और बाहर क्या क्या प्रोग्राम है वो भी देख रहे हैं। ये साहब फ्लो की कविता, मजा लीजिए इसका। इस रचना के लिए आपको छोटी सी एक कथा और व्यंग सुनाता हूँ, देखिएगा फ्लो क्या होता है। एक बार साहब मैंने एक तोती पाली, अपना अपना शौक, लोग तोते पालते, मैंने तोती पाली। जैसे तोती को लेकर घर आया, गीतेश जी का फोन आया कि कवि सम्मेलन में चलना है अर्जेंट। सोचा 2 दिन के लिए जाऊंगा, घर में अकेला हूं, तोती को दाना पानी कौन देगा? तो मेरे मित्र ने कहा तो ऐसा कर, अपनी तोती 2 दिन के लिए मेरे यहाँ रख दे। मेरे पिंजरे में 2 तोते हैं, मैं उनको दाना पानी देता हूँ, तेरी तोती को भी दूंगा, 2 दिन के बाद तोती ले जाना। क्या बात है यार घनश्याम भाई। मैंने कहा बात तो तेरी ठीक है यार, पर तेरे 2 तोते, मेरी इकलौती तोती, वो भी एक ही पिंजरे में, सामने MTV दिखाई देता है, मैं रिस्क नहीं लेता। मित्र बोला रिस्क की बात नहीं, तो आकर देख, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं। साहब मैं तोती को लेकर गया तो क्या देखता हूँ, उन तोतों में से एक तोता गीता के श्लोक पढ़ रहा है, दूसरा कुरान की आयतें पढ़ रहा है। मैंने सोचा ये तो धार्मिक तोते, यहाँ क्या डर। मैंने तोती को पिंजरे में रख दिया। जैसे ही तोती को पिंजरे में रखा, इधर का तोता इधर के तोते को कोनी मारकर कहता है अबे पूजा पाठ बंद कर, देख दुआ कबूल हो गई। क्या बात है यार, क्या बात है। ये होता है साहब फ्लो, दिल में कुछ होता है, दिमाग में। और साहब प्रबुद्ध सोता है। आप देखिएगा फ्लो में से कैसे कविता निकलती है जी। तो कविता की बात, 2 दिन के बाद जब मैं लौट कर आया, सोचा तोती की हालत खराब होगी, मगर मेरी तोती तो डांस कर रही थी, गाने गा रही थी, हंस रही थी। वो दोनों तोते मरे पड़े थे। मैंने तोती ये हादसा कैसे हुआ, और तोती ने जो जवाब दिया, मुझे आशीर्वाद दे। क्या बात है। तोती ये हादसा कैसे हुआ? तोती ने कहा कमबख्त दोनों तोते धार्मिक नहीं सांप्रदायिक निकले। बाप रे।
दोनों तोते क्या बात है। धार्मिक नहीं क्या बात सांप्रदायिक है। निकले, तुम्हारे जाति झगड़ने लगे। ये कहने लगा मेरे अल्लाह ने तोती भेजी है इसलिए तोती मेरी। वो बोला नहीं, मेरे ईश्वर ने तोती भेजी इसलिए तोती मेरी। मेरा अल्लाह मेरी तोती, मेरा ईश्वर मेरी तोती कहकर आपस में लड़ पड़े थे, इसलिए दोनों मरे पड़े थे। क्या बात है भैया, वाह 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 वाह। मेरा अल्लाह मेरी तोती, मेरा ईश्वर मेरी तोती कहकर आपस में लड़ पड़े थे, इसलिए दोनों मरे पड़े थे। अरे उन्होंने पलट कर नहीं देखा, वरना ईश्वर अल्लाह तो मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ खड़े थे। वाह वाह भैया, वाह वाह, बढ़िया व्यंग है, सांप्रदायिक व्यंग, मेरी बहुत अच्छा हिफाजत के व्यंग लिए है। मेरे साथ खड़े थे। ये सांप्रदायिक तोते तन के उजले मन के गंदे निकले। ये सांप्रदायिक तोते तन के उजले मन के गंदे निकले। हम इन्हें अल्लाह और राम के बंदे समझा था, ये आसा राम के बंदे निकले हैं। जी दोस्तों, मेरे बड़े भाई में पधारे हैं, हम उनकी चरण वंदना करते हैं, उन्हें आह्वान करते हैं कि वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सुरेंद्र शर्मा जी दोस्तों। दादू मेरे मालिक जय हो। आइए, ये आपकी बच्ची भी आई हुई है। मैं फ्लो की कविता कर रहा था, सुरेंद्र जी आ गए। फिर से एक छोटा सा व्यंग सुनाकर अपनी दाद देखते हैं साहब। देखिएगा, ईमानदारी सिर्फ बेजान चीजों में है। जो भी सांस लेता है करीब करीब बेईमान है, आप हो या मैं हो। हालात ऐसे सा ईमानदारी जी नहीं सकते हम लोग। आप बड़े बड़े व्यापारी है, मेरा दावा है आप 4 साल तक ईमानदारी से इनकम टैक्स दो तो 5वें साल गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगी। क्या बात है भाई, ईमानदारी सिर्फ बेजान चीजों में टीके। एक व्यंग देखिएगा कि लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया और उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। लोहे और सीमेंट का एक बड़ा हिस्सा मंत्री, ठेकेदार और इंजीनियर तीनों ने मिल बांट खाया, उद्घाटन के दिन सारा इल्जाम पुल पर लगाया। बेचारा पुल जानता था इनके सारे गुल, पर अपनी सफाई में क्या कहे, कैसे कहे, इतना बड़ा इल्जाम भी कैसे सहे। वाह। 2 दिन बाद ही पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। 2 दिन बाद ही पुल ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। अपनी ईमानदारी का सबूत देते हुए वह पानीदार पुल पानी में बह गया। मैंने लोहा और सीमेंट नहीं खाया, ये बात मरते मरते कह गया। वाह 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 वाह। ये केवल जुड़ने की। तो साहब अपनी बात फ्लो में चल रही थी। ये फ्लो बड़े आड़ी टेढ़ी चीज होती है, क्या कुछ भी हो जाता है। अभी साहब पिछले दिनों में क्या हो गया, मैं एक बार हिंदी का इंटरव्यू देने के लिए बम्बई में आया। आपने इंटरव्यू दिया भी होगा, इंटरव्यू लिया भी होगा। इंटरव्यू का एक नियम होता है, जिसको रखना है पहले रख लेते हैं, इंटरव्यू का नाटक करते हैं। कुछ भी पूछना है, बस पूछना है। तो साहब हिंदी का इंटरव्यू था, मैं बम्बई आया अकोला से, और मुझसे पहला सवाल पूछा, बताओ चांद पे पांव रखने वाले आदमी का नाम क्या था। अब हिंदी का लेना देना नहीं, बात भी कितनी पुरानी, पर कुछ भी पूछना, सोए थे। हिंदी का इंटरव्यू, बोले बताओ चांद पे पांव रखने वाले आदमी का नाम क्या था। मुझे कुछ सूझा नहीं, सामने अखबार पड़ा था, उस पर मुझे छगन भुजबल का फोटो दिखाई दिया। जय हो जय हो जय हो दोस्तों, क्या बात है यार, क्या व्यंग कर रहे हैं। पूरा सुनने दो। मेरे मुंह से निकल गया छगन भुजबल। जो सोए थे जाग गए, बोले भुजबल। हाँ मैं भुजबल। अरे बोले पागल हो गया क्या, हम कहते चांद पे पांव रखने वाले आदमी का नाम बता, और तू भुजबल भुजबल बोल रहा है। व्यंग देखिएगा, भुजबल भुजबल बोल रहा है। मैं समझ गया मैंने फ्लो में गड़बड़ की, पर कवि था इसने बात को संभाल लिया। मैंने उनसे कहा ये हिंदी का इंटरव्यू है ना, तो मैंने तो आर्मस्ट्रॉन्ग का हिंदी में ट्रांसलेशन करके, आर्म यानी भुजा, स्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब ही भुजबल होता है।
और साहब वैसे भी आज के राजनीति में इतने साल तक टिके रहना किसी चांद की चढ़ाई से कम नहीं होता है। लेकिन फ्लो में आ रहे थे, काम बहुत होते साहब। मेरा मित्र एक बार फ्लो में, अब सामान्य कविता देखिएगा, तीसरी मंजिल पे टहल रहा था, फ्लो में चला गया तो नीचे से आवाज दी किसने, ओ मक्खन सिंह, ओ मक्खन सिंह, तेरी लड़की ड्राइवर के साथ भाग गई। वो फ्लो में था, लड़की भाग गई है सुना और पकड़ने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दिया फ्लो में। और छलांग लगाने के बाद जब वो गिरता गिरता दूसरी मंजिल तक आया तब उसको याद आया, अरे उसके तो कोई लड़की है ही नहीं। पहली मंजिल तक आते आते याद आ रहे तो उसकी अब तक शादी भी नहीं हुई। और साहब धड़ाम से जमीन पे गिरा, हद तेरी की, उसका नाम तो मक्खन सिंह भी नहीं था। लेकिन साहब फ्लो में ऐसे बहुत कम। हमारे एक ऑफिसर हमेशा फ्लो में रहते, वो मेरे पास आए, बोले यार मैं फ्लो में रहता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? बोले मैं फ्लो में रहता हूँ, लोग छुट्टी मांगते हैं, मैं फ्लो में छुट्टी दे देता हूँ, ऑफिस के काम का बड़ा हर्ज होता है, तू कभी उपाय बता। बोले एक काम करो, जो भी छुट्टी मांगने आया है बोलना तेरी छुट्टी मंजूर, पर बदले में किसको रख जा, काम का हर्ज नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटिक ऑफिसर बोले खुद छुट्टी मांगने वाले कम हो गए, जो भी छुट्टी मांगता ऑफिस बोलते मंजूर, पर बदले में किसको रख जा, काम का हर्ज नहीं होना चाहिए। साहब एक दिन फ्लो में वो अपने घर गए तो उनकी पत्नी ने पूछा, सुनो जी मैं 2 दिन के लिए मैके जा रही हूं। वे फ्लो में थे, बोले जा, पर बदले में किसको रख जा, काम का हर्ज नहीं होना चाहिए। अब पत्नी जब भी नाम ले बोले बदले में रख जा। उनकी पत्नी मेरे पास आई, बोले आपने अपने भैया को कौन सी आदत डाल दी, मन के शरीफ है मगर फ्लो में 4 आदमी के बीच होते बदले में रख जा, अच्छा नहीं लगता। आपने आदत डाली, आप ही तुड़वाइए। मैंने उनकी पत्नी को एक उपाय बता दिया। दूसरे दिन ऑफिसर घर गए, पत्नी ने कहा सुनो जी मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, और रोज की तरह बोले जा, पर बदले में किसको रख जा। अब की बार पत्नी ने जवाब दिया, मैं कैसे बदले में रख सकती हूँ, आज तो मैं खुद बदले में जा रही हूँ। साहब उनका फ्लो ऐसा टूटा, अब चपरासी भी छुट्टी मांगता है तो ले तेरी छुट्टी मंजूर, पर किसको बदले में रख के मत जा। एक पारिवारिक देखे साहब क्या बोलते कुछ पता नहीं। मेरा मित्र मेरे घर आया, 4-5 दिन खाया पिया, और जब जाने लगा तो मेरे छोटे बेटे के हाथ में एक 100 रुपये का नोट दिया। स्वाभाविक क्रिया, मेहमान आता है तो कुछ न कुछ देकर जाता है, और हम जबरदस्ती बोलते नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर वो देकर नहीं जाता तो हम पत्नी से कहते साला 4 दिन खा के गया, बच्चों को 5 रुपया भी नहीं दिया। अब देखे जा रहा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो भी फ्लो में बोलता क्यों बेटा सिर्फ तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था जैसे हमने पार्टनरशिप में कार खरीदी। क्यों बेटा सिर्फ तुम्हारा ही है। सब हम भी फ्लो थे, नहीं लीजिए आपका ही है। हम तो जीवन भर घंटी बजाते रहे, जी मैं भैया 100 नहीं 500 दे, मगर बेटा मेरा ही है। इसमें क्या कि पार्टनरशिप, मगर फ्लो में बोलता, फ्लो में बोलता, मन में प्यार खराब नहीं रहता, फ्लो में बोलता है। मुझे याद साहब परसों पत्नी का जन्मदिन था, आपके जैसा भला पड़ोसी आया और साड़ी देने लगा, तो उन्हें पत्नी से कहा, उनसे कहा भाई साहब क्यों लाए, क्यों तकलीफ की। आप बीच में मत बोलो जी, हमारे और भाभी का अलग संबंध है, आप बीच में मत बोलो। अबे तेरे और भाभी के अलग संबंध है तो बीच में मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। बोलता क्यों भाभी, बोले हाँ भैया मर गया सही है। अच्छा साहब एक बार ये हो गया, मेरी नई नई शादी हुई, उसी दिन मेरा ट्रांसफर हो गया, और उसी दिन मुझे 2 दिन हेड ऑफिस जाना था। पत्नी नई, शहर नया, और 2 दिन के लिए बाहर जाना है। तो एक पड़ोसी का भाई साहब पत्नी अकेली है, नहीं है, मैं 2 दिन जाकर आता हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। आप बेफिक्र जाइए जी, आप बेफिक्र जाइए। भाभी जी को बोलो कोई भी काम हो तो याद करें, आधी रात को उठ के आऊंगा। आप बेफिक्र जाइए, आधी रात को उठ के आऊंगा। काहे कि बेफिक्र फिक्र डबल लग गई साहब। इतनी फिक्र लगी कि मैं 2 दिन का काम 1 दिन निपटा के आधी रात के पहले आ गया।
अच्छा साहब, मेरी ये फिक्र तो मिटी मगर दूसरी लग गई। ऑफिस से मेरा रिकॉर्ड बन गया, ये आदमी बहुत ईमानदारी से काम करता है, 2 दिन का काम 1 दिन में निपटाता है, तो जब भी जाना मेरे को भेजे और मैं 2 दिन का 1 दिन निपट के आ जाऊं। एक दिन पड़ोसी कहने लगा, क्या भाई साहब आप 2 दिन का बोलकर जाते 1 दिन में आ जाते हो, कभी तो सेवा करने का मौका दो। मन में पाप में साहब। जोरदार तालियां दोस्तों प्लीज। बहुत अच्छा व्यंग सुन रहे हैं, हास्य सुन रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा साहब, फ्लो में एक आदत क्या रहती है, हमारी आदत है जो भी काम हुआ अच्छा, आदत रहती है जो भी काम हुआ अच्छा हुआ बोलते। मैं मेरे बच्चे के साथ खेल रहा था, एक पत्थर आके उसके सिर को लगा, सर फूट गया, लोग जमा हो गए, वो तो अच्छा हुआ बोले, आंख नहीं गई। अबे सर फूटा उसका क्या, टांग टूटी, बोला अच्छा हुआ मरे नहीं। साहब मुझे याद है मेरे पिताजी बिजनेस के लिए बेंगलोर गए थे। बेंगलोर हमारे अकोला से बहुत दूरी पर है, और जब बेंगलोर से वापस आ रहे थे, आपको पता होगा अकोला से 2 घंटे की दूरी पर भुसावल जंक्शन है, तो जब वापस आए तो भुसावल में आते हैं उनका हार्ट फेल हो गया। पुलिस को कार्ड मिला, उन्होंने फ़ोन किए, हम टैक्सी लेकर गए, 4 घंटे में बॉडी लेके आ गए। सारे गांव को पता लगा कवि का बाप मर गया है, और ट्रेन में मरा है तो बहुत लोग आए मैयत में। आड़ी तेरी मैयत हो तो ज़्यादा लोग आते, आप कभी मरकर देखो। अच्छा साहब, मेरे पिताजी भुसावल मरे तो भी लोग मुझको आकर कहने लगे, वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी भुसावल मरे। अच्छा हुआ, वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी भुसावल मरे, जो बेंगलोर मरते तो 3 जगह गाड़ी बदलनी पड़ती, कैसे आते। वो तो अच्छा हुआ भुसावल में मरे। एक पड़ोसी कहने लगा, मेरे चाचा एक बार बेंगलोर में मरे थे, जैसे बार बार मरते। एक बार बेंगलोर में मरे थे तो 4 दिन के बाद बॉडी आई तो इतनी चेंज हो गई थी कि मेरी चाची मानने को तैयार नहीं, उसका पति मरा। और मोहल्ले की 2-4 औरतें रोने लगी, उनको लगा उनका मर गया क्या। ये तो अच्छा हुआ आपके पिताजी भुसावल मरे, बॉडी बिल्कुल ताजा है। साहब धीरे धीरे तो मुझे ऐसा लगने लगा पिताजी का मरना कोई शुभ समाचार है क्या, क्योंकि मेरे पिताजी के मरने पर लोगों ने मुझे इतनी बधाइयां दी, उतनी बधाइयां तो मेरे पैदा होने पर पिताजी को नहीं मिली थी। भाई दूसरे दिन तो मैंने पेड़े बांटने शुरू कर दिए। अरे बोले पागल हो गया क्या, इधर मुंडन करा और पेड़े बांट रहा है। मैंने कहा पिताजी मरे इसलिए मुंडन कराया, भुसावल मरे इसलिए पेड़े बांट रहा हूं। समय का मैं अंतिम बात सुना कर अपना स्थान लूंगा। ऐसे काम करते करते साहब एक बार मशीन में मेरा बाएं हाथ आ गया, हाथ कट गया, बाएं हाथ। आगे मिलने वाले हाथ कट गया क्या, मालूम रहता इसीलिए आते, फिर भी पूछेंगे हाथ कट गया क्या। मैं बोला हाँ। कौन सा, मैंने कहा बायां। अच्छा हुआ बायां कटा, दाहिना नहीं कटा, नहीं तो खाने में देंगे वांदे हो जाते। अब सुबह से शाम जो आता मेरे को ये बोले अच्छा होगा बायां कटा, दाहिना नहीं कटा, नहीं तो खाने पीने के वांदे हो जाते। जी में आया, बोले भैया मशीन में तो मेरा दाहिना ही गया था, पर सोचा खाने पीने के वांदे हो जाएंगे तो दाहिना निकाल के बायां डाल दिया। जब से लगा रहे अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। सोने नहीं दे साहब, बड़ी मुश्किल से शाम को 5 मिनट के लिए सोया। फिर एक पड़ोसी आया, मैं सोया तो मुझे जोर जोर से जगाया। मैं जागा तो बोले सो रहे थे क्या। हम भी बोलते नहीं ऐसे ही लेटा था। वही सवाल, हाथ कट गया क्या। मैं बोला हाँ। कौन सा, मैंने कहा बायां। अच्छा हुआ बायां कटा, दाहिना नहीं कटा, नहीं तो खाने पीने के वांदे हो जाते। अब सुनते सुनते साहब मेरा फ्लो टूट गया। मैंने उसका गला पकड़ कर बोला भाई साहब खाने पीने की मदद के लिए कई दूसरे हाथ तैयार खड़े हैं, पर जो काम मेरा बायां हाथ करता तेरा बाप करेगा क्या। जब से लगा रहे अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। यहाँ दाहिने हाथ को बाएं हाथ की ट्रेनिंग देते देते 2 बार टॉयलेट में गिरते गिरते बचा, 2 बार बसते बसते गिरा। अच्छा साहब फ्लो में जाते जाते और बोलता है मेरे लायक कोई सेवा है तो बोलो। अब ये सेवा करेंगे, जी में आया, बोल भैया सेवा करना है तो सुन, मेरा बाएं हाथ में तेरा है, 10 मिनट के लिए आ जाएगा। इस अद्भुत सेवा के लिए तेरा नाम गिनी बुक में आ जाएगा। शुरू में सेवा करना, बाद में प्रोफेसर बना लेना।
इलेक्शन लड़ लेना, तेरी ये कर सेवा कार सेवा पे भारी पड़ेगी। मगर दोस्तों, जिंदगी का फ्लो चलता है, हमें और भी कवियों को सुनना है। व्यंग से शुरू किया, व्यंग से अपनी बात समाप्त कर, 1 मिनट का व्यंग देखिएगा और फिर से आपका आशीर्वाद देखिएगा। व्यंग क्या होता है साहब? एक बार क्या होगा, मेरी फ्लो की कविता सुनकर एक व्यक्ति को ऐसा फ्लो चढ़ा, वो सीधा सरहद में चला गया और सरहद में जो प्रोविजन एरिया रहती है, जहाँ किसी को जाना मना रहता है, उस एरिया में घुस गया। सैनिकों ने पकड़ लिया, उनको डाउट आया, क्या बात है, ये जरूर विदेशी आदमी है, क्योंकि भारत के आदमी आ ही नहीं सकता यहाँ। उसको पकड़ लिया, बोले तो विदेशी जासूस है। अरे बोले नहीं साहब, मैं फ्लो की कविता सुन के गलती से आ गया, मैं भारतीय, मुझे जाने दो। नहीं तो विदेशी, नहीं साहब मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे जाने दो, मैं भारतीय हूँ। उसे मेजर के सामने लाया गया, उसने मेजर के सामने, साहब मैं फ्लो की कविता सुन के गलती से आ गया, मैं विदेशी नहीं, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं भारतीय हूँ, भारतीय हूँ, भारतीय हूँ, मुझे जाने दो। मेजर ने कहा, अगर तू भारतीय है, व्यंग देखेगा, तो भारत का राष्ट्रगीत गाकर सुना। उसने गाना शुरू किया, जन गण मन अधिनायक। आधा राष्ट्रगीत गाया, आधा भूल गया। मेजर बोले, इसको पूरा राष्ट्रगीत याद नहीं, जरूर ये भारतीय है। क्या बात है भाई, इसे छोड़ दो। दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रगीत की शान ऊंची रहे और नई बम्बे वालों का प्यार सदा ऊंचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए घनश्याम भाई, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा घनश्याम भाई, बहुत अच्छे व्यंग और हास्य आपने सुनाया। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत कम समय हमारे पास बचा है, कवि ज़्यादा हैं, इसलिए बिल्कुल थोड़ा बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कि थाली में आपने देखा होगा, सब्जी होती है, दाल होती है, रोटी होती है, अचार होता है, पापड़ होता है, मीठा कोई होता है। इस कवि सम्मेलन को भी मैंने खासकर ऐसा सजाया है कि एक चिंतन की बात भी आप लेकर जाए समाज की, और उस चिंतन की बात के लिए मैं प्रोफेसर रवि रश्मि जी को आह्वान करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और अपनी चिंतन प्रधान रचनाएं पेश करें। उनके सम्मान में 4 बातें कहना चाहता हूं दोस्तों, कि थामिए अपना कलेजा कि मंच पर शक्ति आती है, और मां बहनों के सम्मान के लिए क्रांति का बिगुल बजाती है। आ रही है रवि रश्मि। बैठ के भी पढ़ सकते मैडम, आप बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।